पहला मेरे को कलर मिला था इंडिया का, टी शर्ट मिली थी, उसको मैंने मंदिर के अंदर रख के पूजा की थी। जब मुझे पहली बार इंडियन टीम की किट मिली तो मुझे मतलब इतनी खुशी थी कि इसको परमात्मा मेरे छीन ना पाता। उस टाइम मैंने ये फैसला किया था कि मैं वॉलीबॉल नहीं खेलूंगा। टारगेट मेरा एक ही था कि एक हिंदुस्तान का एक बड़ा प्लेयर बनना है। नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ दुग्गल आप सबका स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स गांव में, जहां बात होगी खेल खिलाड़ी और गांव की। आज हम आपको मिलवाएंगे अर्जुन अवार्डी अमीर सिंह जी से, जो हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के फरमान विलेज महम के रहने वाले हैं और एक बहुत ही साधारण किसान परिवार से संबंध है उनका। एक ऐसा समय था जब उनके परिवार के लिए साइकिल खरीदना भी एक चैलेंज होता था और आज वो लग्जरी होटल चेन मैंड्रीम के मालिक हैं और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ वॉलीबॉल से। उन्होंने 10 साल इंडिया को रिप्रेजेंट करा है और 5 साल कैप्टन रहे हैं और 2002 में उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला। अमीर सिंह जी, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स गांव में। धन्यवाद। स्पोर्ट्स गांव के सभी दर्शकों को मेरे नमस्ते। भाई साहब, जब आपने शुरू की वॉलीबॉल, तब सोचा था कि आप इस लाइफस्टाइल को अचीव कर पाओगे? नहीं, वॉलीबॉल जब हमने गांव से शुरू की तो हमें तो ये पता नहीं था कि वॉलीबॉल से क्या ये सब चीज़ें भी पॉसिबल हैं, अचीवमेंट कर सकता है एक खिलाड़ी। लेकिन जैसे जैसे गांव से आगे बढ़े, स्पोर्ट्स हॉस्टल में गया हूँ, उसके बाद थोड़ा पता चला कि वॉलीबॉल कैसे खेलते हैं, क्या क्या उसके अंदर सिस्टम है वॉलीबॉल के अंदर। कोचिज़ जो मेरे गुरुजी हैं मोहन सिंह नगरेटा जी, उन्होंने ज़िंदगी में मुझे बहुत कुछ दिया है वॉलीबॉल के थ्रू। आपके फादर जो रेसलिंग से संबंध रखते हैं, गांव में दंगल में पार्टिसिपेट करते थे, तो आप वॉलीबॉल में कैसे आपका रुझान बढ़ा? हमारे गांव के अंदर स्कूल में एक वॉलीबॉल कोर्ट है और वहाँ पे शाम को वॉलीबॉल खेलते थे। तो मैं जो मेरी ड्यूटी होती थी घर पे, भैंसों को पानी पिलाना या किसानी काम करना, उससे बचने के लिए मैं स्कूल के अंदर वॉलीबॉल पकड़ के उस कोर्ट में प्लेयर्स को देता था ताकि मेरे काम से थोड़ा बचाव हो जाए। यहाँ से मेरी वॉलीबॉल की शुरुआत हुई है। और जो फिर आपने वॉलीबॉल खेलना शुरू किया तो आपकी साई भिवानी में सिलेक्शन हुई, तो वो कैसे हुई आपकी? मेरे परिवार से ही डॉक्टर वीरेंद्र भिवानी पोस्टेड थे। उन्होंने मेरे फादर से बात की कि दादाजी ऐसे ऐसे हम चाचा जी को साई हॉस्टल के अंदर ले जाएं और वहाँ इनकी ट्रायल करवा देते हैं। इनका अगर एडमिशन होता है तो वहाँ पढ़ाई भी फ्री है और खाना भी फ्री है और रहना भी फ्री है। जो मेडिकल था, तो मेडिकल में आपका कलर ब्लाइंडनेस निकला, बिल्कुल तो सही। फिर कैसे मैनेज किया? सही बात है कि जब दिल्ली में मेडिकल हुआ तो उसके अंदर डॉक्टर ने कहा जी आप कलर ब्लाइंड हो। तो जो डॉक्टर था हमारे हॉस्टल का, JB गुप्ता जी, आज वो इस संसार में नहीं है, पर मैं बहुत धन्यवादी हूँ उस आदमी का भी। उन्होंने अपना खुद हॉस्पिटल से एक सर्टिफिकेट दिया और दिल्ली साई के अंदर भेजा, तो उन्होंने उसको फिट कर दिया, तब मेरा एडमिशन हो गया। तो अगर उस टाइम वो चीज़ मैनेज ना होती तो हो सकता है कि आज जो लाइफस्टाइल है वो तो ना पॉसिबल होता। बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आज जो भी मुकाम मुझे हासिल हुआ है वो वॉलीबॉल की वजह से हुआ है। वैसे आपने बहुत एक टफ टाइम भी देखा है कि साइकिल खरीदने के पैसे नहीं हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना तो खैर उस टाइम सोचना भी बड़ा आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था। देखिए, जो किसान परिवार से जो बच्चे हैं, और मैं ये कहता हूँ कि मैक्सिमम जो प्लेयर्स हैं जो मतलब क्रिकेट को छोड़ करके बाकी गेमों से जुड़े हुए हैं, वो सारे ही लोग गांव से बिलोंग करते हैं। जब आपने वॉलीबॉल साई हॉस्टल में आपका एडमिशन हुआ तो उस टाइम टारगेट क्या था? देखिए, मैं जब साई हॉस्टल भिवानी मेरा एडमिशन हुआ, उस टाइम मैं स्कूल स्टेट मैंने एक बार खेला था रोहतक डिस्ट्रिक्ट से, और वहाँ स्टेट के अंदर मैंने देखा था करनाल, कुरुक्षेत्र, यहाँ पर प्लेयर्स कैसे खेलते हैं जो टीम चैंपियन नहीं हुई। उससे मैंने बात भी की प्लेयर से, यार तुम क्या करते हो, ये करते हो। उन्होंने बताया कि हमारे कोचेज 2 बार ट्रेनिंग करवाते हैं। तो जब साई हॉस्टल भिवानी के अंदर मैं गया तो मैंने अपने आप को एक इरादा पक्का किया कि मैं 2 नहीं, मैं 3 टाइम ट्रेनिंग करूँगा। जैसे जैसे कोच साहब ने मेरे को गाइडेंस दिया,
उस हिसाब से उनकी ट्रेनिंग तो मैंने पूरी की, उसके अलावा मैंने रात को भी अपनी ट्रेनिंग की। तो रात को मतलब डिनर के बाद ट्रेनिंग करते होते रहे? नहीं, एक मेरा दोस्त रेसलर मनोज पहलवान, उसके साथ हम दोनों, हमारे शाही हॉस्टल के अंदर एक रस्सा होता था, ये जो पहलवान चढ़ते हैं उसके ऊपर, और सफेद पोल के ऊपर और लगा रखा था। तो वहाँ पे हमारे बैक साइड में क्या था, हॉस्टल के बैक साइड में, वहाँ पोस्टमार्टम होते थे। तो आमतौर पर जब भी हम डाइनिंग हॉल के अंदर बैठे होते तो यही बात चलती थी, आज रात को भूत आएंगे। तो हम लोग उस चीज़ से डरने लग गए। तो फिर मनोज पहलवान ने कहा कि यार नहीं, अगर हम ऐसे डरते रहें तो 2 साल ऐसे निकल जाएंगे। हमने रात 1 बजे ट्रेनिंग शुरू की। हम लोग उस टाइम 10-10 किलोमीटर रात को रनिंग करके आते थे और जाते थे। हमें ये पता नहीं होता था रात को एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे जहन में ही नहीं थी ये बातें। तो वैसे अगर 1 बजे आप ट्रेनिंग करते थे तो 2 या 3 बजे खत्म होती थी, फिर 5 साढ़े 5 बजे फिर तैयार रहते थे मॉर्निंग ट्रेनिंग? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो हॉस्टल के जो शहंशाह थे और स्पोर्ट्स के शहंशाह कैप्टन हवा सिंह जी, उनकी अंडर चेयरमैनशिप के अंदर हमने हॉस्टल का समय व्यतीत किया है। और वो कितने डिसिप्लिन थे। हम आज के प्लेयर्स को अगर उसके बारे में बता दें तो मेरे ख्याल से उस स्पोर्ट्स ग्राउंड पे भी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने हॉस्टल में जितने भी प्लेयर्स थे उन सबको ये सिखाया है कि लाइफ के अंदर डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है, और डिसिप्लिन से हम स्पोर्ट्स की क्या क्या जो अचीवमेंट हम हासिल कर सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, ये कैप्टन हवा सिंह ने प्लेयर्स को सिखाया है। भिवानी हॉस्टल ज्वाइन करने के बाद आपका एक टारगेट था कि मैं कांस्टेबल भर्ती हो जाऊं। जब मेरे को 1 साल पूरा हो गया था हॉस्टल के अंदर, तो इन बिटवीन हर किसान परिवार में एक बात चलती है, कैसे भी सरकारी नौकरी लग जाओ, क्यों उनका जो टारगेट होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता, और उनकी जो सुविधाएं हैं वो ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करते वो लोग कि अपना घर परिवार चलता रहे, हमारा ठीक है किसानी काम है चलता है। तो मेरे परिवार में बात चली कि इसको कांस्टेबल भर्ती करवा देते हैं। मेरे खुद भाई भिवानी हॉस्टल में आए कि ऐसे ऐसे ये आ गई है, भर्ती आ गई है, तो तैयारी रखना, हम तेरे कांस्टेबल भर्ती करवा देंगे। मेरे कोच ने उसको समझाया कि ये हिंदुस्तान का आने वाला स्टार होगा, तुम इसको थोड़ा समय दो। चलो, कोच साहब ने उनको कन्विंस किया और मेरे को समय मिल गया। उसके बाद 93 के अंदर मुझे जूनियर इंडियन कैंप मिला, जिसके बाद जो इंडियन टीम का वहाँ से मेरा सफ़र शुरू होता है। एक बार जब आपको जूनियर कैंप मिला तो फिर मुड़ के देखने की जरूरत नहीं महसूस हुई या पड़ी नहीं? नहीं, जूनियर कैंप मेरे को मिला। मैं बेंगलोर में करीब 3.5 महीने कैंप अटेंड किया। उसके बाद मेरे ग्रेजुएशन के जो पेपर थे वो आ गए थे, उनको देने के लिए मैं वापस भिवानी आया। यहाँ से मैंने फेडरेशन को लेटर लिखा। फेडरेशन वहाँ से मुझे जवाब मिला कि जो नेक्स्ट बैच जो ट्रेनिंग शुरू कर रखी है उन्होंने विशाखापट्टनम के अंदर, आप उसमें जाकर ट्रायल दीजिए, उसके बाद आप बेंगलोर आओगे इस बैच के लिए। तो मैं वहाँ पे गया, मैं ट्रायल दी और वहाँ मुझे मेडिकली अनफिट कर दिया। मुझे आज भी वो वाक़ा याद है कि हमारे चीफ कोच माननीय श्री जी श्रीधरन जी, जब उन्होंने मुझे अनफिट किया तो मैं पूरी रात उनके रूम के सामने बैठ करके रो रहा था। और जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा, अरे तू यहीं बैठा हुआ है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, सर मुझे ज़िंदगी में एक बार आप चांस दो और फिर आप देखना। वो कहने लगे नहीं 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 अभी नहीं, नेक्स्ट में देखना। तो मैं वहाँ से ट्रेन पकड़ के वापस आ गया। उस टाइम मैंने ये फैसला किया था कि मैं वॉलीबॉल नहीं खेलूंगा। लेकिन 20 दिन के बाद मेरे कोच साहब श्री मोहन चंद्र नगरेटा जी ने घर आकर के मुझे ये कन्विंस करवाया कि ये ज़िंदगी में अप एंड डाउन होते रहते हैं, और स्पोर्ट्स के अंदर तो ये देखो कि क्रिकेट में 0 पे आउट हो जाते हैं, 100 भी बना देते हैं। तो ये कोई वो नहीं है, आप चलो भिवानी हॉस्टल और दोबारा इसकी हम शुरुआत करते हैं। मैं वापस भिवानी हॉस्टल चला गया और वहाँ से मेरे को पंजाब पुलिस के अंदर अपॉइंटमेंट हो गया। ऐसे सही है। मतलब पहले कलर ब्लाइंडनेस, फिर मेडिकली अनफिट, और उसके बाद इंडिया का स्टार प्लेयर, 5 साल कैप्टनशिप, अरब लीग में एक बहुत बड़ी पहचान। तो अभी कई बार सोचते तो लगता है कि एक सपना है। नहीं, एक सपना नहीं, एक स्टोरी है। ये बच्चों के लिए भी स्टोरी है कि एक प्लेयर कैसे कैसे पायदान के ऊपर चढ़ता है। जब पहला मेरे को कलर मिला था, इंडिया का टी-शर्ट मिली थी, उसको मैंने मंदिर के अंदर रख के पूजा की थी, क्योंकि हम ये देखते थे कि जैसे राजकुमार सांगवान जी थे, संदीप गोलन जी थे, ये हमारे भिवानी हॉस्टल के स्टार प्लेयर थे, बॉक्सर। जब ये इंडिया टीम में ट्रैक सूट पहन के आते थे स्टेडियम में, तो हमें बड़ा फख्र होता था, अरे हमारे को भी कभी 5 अक्षर लगेंगे।
हम भी कभी इंडिया टीम के लिए खेलेंगे। जब मुझे पहली बार इंडियन टीम की किट मिली तो मुझे मतलब इतनी खुशी थी कि इसको परमात्मा मेरे छीन ना पाता। लेकिन मैंने उसको मेंटेन किया तो आज उसी का ये मुकाम है जहाँ मैं बैठा हूँ। भाई साहब, आपने एक बहुत गरीबी भी देखी है कि घर परिवार के पास जितने लिमिटेड पैसे थे, रिसोर्सेज थे, तो वो एक जो समय था जब आपने गेम शुरू की थी तो कोई डाइट के लिए भी कुछ पैसा चाहिए, तो वो एक कैसा आपके लिए स्ट्रगलिंग टाइम था? देखिए सौरभ, हमारे लिए यानी ये चीज़ें मायने नहीं थी। जो चीज़ें हमारे को मिल रही थी हम उसमें बहुत खुश थे। हमारा टारगेट मेरा एक ही था कि एक हिंदुस्तान का एक बड़ा प्लेयर बनना। एक बार आपने पहले जिक्र छेड़ा था कि जब आपने भिवानी हॉस्टल ज्वाइन किया तब आपने पहली बार ब्रेड जैम खाई थी। हाँ बिल्कुल। और आज आप मल्टी कुजीन जो है आपके होटल में है, तो देखो ये किस तरह से अंडे मैंने देखे हैं भिवानी हॉस्टल जा करके। गांव के अंदर ये ब्रेड इन सब चीज़ों का सिलसिला कभी नहीं चलता, क्योंकि वहाँ एक जो बेसिक फूड है घी रोटी और जो भी हमारा रोल जो भी फूड है वही चलता है। हम कभी भी हमने कभी फूड देखा था। हाँ, स्पोर्ट्स में आने के बाद हमारे को पता चला कि क्या चीज़ें खानी है क्या नहीं खानी। पहले तो कोच ही सबसे बड़ा टीचर होता है, वही बताता है कि ये खाओगे तो ये होगा, ये खाओगे तो ये होगा। अब तो जहाँ बात आती है कि हम खुद अच्छी सेवा करते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं और अच्छे हमारे यार दोस्त हैं, उन सब की हम सेवा करते हैं। और ये आपने पहली गाड़ी कब खरीदी और कौन सी थी? मैं उसमें परिवार का क्या रिएक्शन था? मैं 98 में खरीदी थी। मैं खरीदने गया था जैन, लेकिन उस टाइम बहुत शॉर्टेज थी गाड़ियों की। तो जब मैं आउटलेट के ऊपर पहुंचा करनाल, वो कहने लगे जी हमारे पास मारुति गाड़ी है। चलो मैं मारुति गाड़ी परचेज की। मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती थी, फिर भी मैं गाड़ी चला करके अपने घर आया और मेरा परिवार बहुत खुश था। हम सब लोगों ने उस गाड़ी में बार बार बैठ करके उतर के सब देखा और वो हमारा पहला एक्सपीरियंस था कि हमारे घर में ये गाड़ी आई है। आपने एक बार जिक्र छेड़ा था उसका कि कई दिन तक तो उसको चलाते ही नहीं थे, सिर्फ अंदर बैठना बाहर निकलना। बिल्कुल 4 व्हील ही जो घर में आ गई, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होती थी उस टाइम। और ये 98 की बातें हैं। उसके बाद तो वॉलीबॉल ने और परमात्मा ने मुझे बहुत गाड़ियाँ दी हैं और आज आप सबके सामने वॉलीबॉल की वजह से मेरा ना फलता फूलता मेरा रोजगार भी है और मैं मेरे पास जो वर्कर्स हैं उनको मैंने एम्प्लॉयमेंट भी दे रखा है। आपने HSIDC में भी जॉब किया काफ़ी साल और आपका एक क्रांतिकारी नेचर जो है, तो आपने वो नौकरी छोड़ी और फिर होटल इंडस्ट्री की तरफ बढ़े आप। नहीं, पहले मैंने पंजाब पुलिस ज्वाइन किया था 94 के अंदर। और जहाँ मेरे भाई सौरभ दुग्गल कह रहे हैं कि क्रांतिकारी नेचर, वाकई में क्रांतिकारी नेचर रहा मेरा कि मैंने वहाँ भी पंजाब पुलिस छोड़ी है। एक बहुत बड़ी फाइट के बाद हाई कोर्ट में 22 महीने के बाद डिसीजन आया, तब मैंने वहाँ पे पंजाब पुलिस की नौकरी छोड़ी। उसके बाद मैंने HSIDC ज्वाइन 2001 के अंदर और फिर मैंने वही क्रांतिकारी नेचर से 2011 में उसको छोड़ दिया। तो वैसे वो जो रिज़ाइन किया था वो तो एक लड़ाई पे और इज्जत पे रिज़ाइन था। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि एक स्पोर्ट्समैन अपनी अगर एनर्जी अच्छी जगह उसको यूटिलाइज करेगा तो उससे समाज का ही फायदा है, उसका अपना परिवार का ही फायदा है, उसका खुद का ही फायदा है। जहाँ लड़ाई होती है, लड़ाई क्या स्पोर्ट्स में बहुत छोटी छोटी बातों में होती है। एक तो जो फेडरेशन के अंदर जो ये ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन जो आए हुए हैं, इनका काम ही सिर्फ एक है कि लड़ाई करवा लो। प्लेयर्स को बात कभी भी समझ में नहीं आती। तो मैं उस चीज़ से थोड़ा सा साइड में रहा हूँ और इसकी वजह से मैं कभी लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ। मैं एक तरफ होकर के मैंने अपने सारे काम किए। जो प्रोफेशनल लीग है अरब में, जो आप प्रोफेशनल लीग खेले, उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपकी आज जो एक फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हुए, तो वो आपका एक्सपीरियंस कितना काम किया एज अ प्लेयर भी और एक फाइनेंशियल लीग? जहाँ प्रोफेशनल लीग की आप बात कर रहे हो, प्रोफेशनल लीग का मतलब ये है कि एक प्लेयर जो लीग खेल रहा है उसको अपने आप को 100% रेडी रखना है। आप अगर वहाँ परफॉर्मेंस 100% दोगे तो आप लीग में कंटिन्यू कर सकते हो। उनका सिंपल फंडा है, नहीं तो वो आपको इमीडिएटली कैंसिल करके आपका जो भी हिसाब किताब देंगे और जाओ। लेकिन उसका एक बड़ा एडवांटेज
इंडियन टीम को भी मिलता है और प्लेयर्स को भी मिलता है। जब प्लेयर बाहर इतना फिट रहेगा तो नेचुरल सी बात है कि इंडियन टीम को उसका फायदा मिलेगा, उसकी फिटनेस का फायदा मिलेगा, उसका जो कॉन्फिडेंस है उसका फायदा मिलेगा। और हमारा जो बैच की बात आती है, हमारे बैच में ज़्यादा लोग प्रोफेशनल थे, उन्होंने लीग खेले हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने बहुत लंबा टाइम जो है मेंटेन किया है। कौन सा क्लब था भाई साहब आपका? अलसद स्पोर्ट्स क्लब कतर, दोहा कतर। कितने साल खेले हैं वहाँ पे? मैं 8 साल खेला हूँ वहाँ पे, और मैं एक ही क्लब से खेला हूँ। उस क्लब को मैंने चैंपियन भी बनाया है। वहाँ पे 4 कप होते हैं, एक लीग होता है, 3 कप होते हैं। उस लीग के अंदर एक टीम, ये समझो कि मैंने खुद जा करके एक चाइनीज कोच के साथ टीम बनाई और उस टीम को चैंपियन बनाया। जो वहाँ पे कप होते हैं, तीनों कप को हमने विन करके दिया क्लब को। तो उस क्लब की ये कहना है सेक्रेटरी का, आज उस क्लब का जो उस टाइम का जो सेक्रेटरी था, आज वहाँ दोहा कतर का शेख है, शेख तमीम, वही हमारा उस टाइम का सेक्रेटरी था। तो उन्होंने एक वादा किया कि जब तक आप प्रोफेशनल लीग खेलोगे आप हमारे क्लब को नहीं छोड़ोगे, आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो उस टाइम प्रोफेशनल सर्किट में आप सबसे ज़्यादा पेड इंडियन प्लेयर थे जो प्रोफेशनल लीग में जिसको सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा था? नहीं, शुरुआत में मुझे इतना इसका नॉलेज नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, आखिर में मैं बहुत एक्सपेंसिव प्लेयर हो गया वहाँ का। अगर आज की डेट में हम हिंदुस्तान में बात करते हैं और कभी प्रोफेशनल लीग की बात चलती है, तो 1-2 बार मैंने डिस्कस भी किया है कि जो लीग है उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट मनी है उसको आप कैसे लेते हो, उसको मतलब आप कैसे बढ़ा सकते हो, उसका क्लब को विश्वास कैसे दिला सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैंने, एक साउथ अफ्रीकन डॉक्टर था, डॉक्टर लुइस, और रोमारियो का डॉक्टर था। रोमारियो मेरे क्लब से ही खेलते थे फुटबॉल, और डॉक्टर लुइस ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है प्रोफेशनल लीग के बारे में, कि खेल के मैदान के बाहर जो चीज़ें हैं उनको मैनेज कैसे किया जाता है। उन्होंने काफ़ी बताया मेरे को, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद इस बारे में। वैसे आज वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया थोड़ा स्ट्रगल कर रही है प्रोफेशनल लीग को स्टार्ट करने में, कुछ एफर्ट्स भी हुए हैं, लेकिन अगर जो आज के प्लेयर्स देखते हैं कि उस टाइम आमिर सिंह अरब कंट्री में बहुत ही अच्छा एक आपको उसमें पैकेज मिलता था साल का कॉन्ट्रैक्ट मनी, तो वो तो इनके लिए बहुत बड़ा टारगेट लगता होगा प्लेयर्स को उस टाइम। हाँ बिल्कुल, अभी मैं पीछे इंडियन टीम में सिलेक्टर आया हूँ, और जो प्रो वॉलीबॉल लीग जो हुआ है तो उसके अंदर भी मेरी बहुत अच्छी जगह थी जहाँ हमने इसको कनेक्ट किया था। तो जब भी बात प्लेयर्स के साथ होती है मेरी, तो मैं उनको एक बात कहता हूँ कि जो ये 9 मीटर बाई 18 मीटर का जो कोर्ट है, जिंदगी में सब कुछ इसने देना है। अगर आप इसको 100% आप दोगे तो ये बाउंस बैक 200% आपको देगा। अब आज के प्लेयर्स की सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम मैं मानता हूँ वो ये है कि जो टेलीफोन है ना, ये टेलीफोन से ही तो एक्सरसाइज करते हैं, इसी से ही वो डेमो करते हैं। उनको ये पता नहीं है कि आप जो भी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हो टेक्निकली आप यूट्यूब के ऊपर देख कर रहे हो, लेकिन उसके लिए आपकी प्रिपरेशन जो बॉडी की है, जो मसल्स की जो प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है। प्लेयर्स को ये अंडरस्टैंड करना होगा कि सबसे पहले हमारी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीफोन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि आज के जो प्लेयर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना हुआ है। इसको प्लेयर्स को थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन ये है कि यूट्यूब का इतना तो इम्पोर्टेंट है, कम से कम हमारा स्पोर्ट्स गांव तो सब्सक्राइब करें खिलाड़ी। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, और इससे बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं बाहर आएंगी। देखो, हमने भी कभी सपने में यही देखा था कि राजकुमार सांगवान, संदीप गोलन, वो सपना हमने देखा, और आज उस सपने की वजह से ही अगर मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं हेल्प गवर्नमेंट को भी कर रहा हूँ। वैसे जब आपने रिजाइन किया HSIDC से, तो आपको होटल इंडस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं थी, और आपके परिवार से भी होटल इंडस्ट्री में कोई नहीं, तो होटल इंडस्ट्री में आने का कैसे सोचा आपने? जब हम बाहर खेलने जाते थे, मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो लोग कैसे ब्रेकफास्ट कराते हैं, कैसे लंच कराते हैं, इनकी सभी चीज़ें ऐसी कि कैसे रहती हैं, ये कब काम करते हैं। मैं हमेशा इन चीज़ों को वॉच करता रहता था। जब 2011 के अंदर मेरे को रिजाइन करना पड़ गया HSIDC से, उसके बाद मैंने फैसला लिया कि मैं होटल इंडस्ट्री में ही जाऊंगा और अपने होटल बनाऊंगा और सौरभ जैसे भाइयों की सेवा करूंगा।
अब आपके ये ट्राई सिटी में 2 होटल हैं और उसमें 54 रूम्स हैं, एक में 28 है, एक में 26 है। तो अभी आपकी कितनी बड़ी टीम है जो इन होटल्स को मैनेज कर रही है? अभी लगभग 100 आदमियों की टीम है और लॉकडाउन की वजह से थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, पर मेरी आगे प्लानिंग है, इसको मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ, तो जल्दी प्लानिंग आपको सबसे पहले बताऊँगा। तो 2 से 3 और 4 तक पहुंचेंगे, सीधा ही 2 से 4 पे पहुंचेंगे? नहीं, 2 से 3 पहले टारगेट है, उसके बाद की बात है। वैसा आपका जो लास्ट कॉन्ट्रैक्ट था वॉलीबॉल का अरब में, तो वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए पर साल का था। तो आज जो हमारे इंडियन प्लेयर्स हैं, तो उनके लिए भी इतनी बड़ी अमाउंट को अचीव करना बहुत बड़ा टारगेट है प्रोफेशनली। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में किस तरह से प्रोफेशनल वॉलीबॉल लीग तैयार हो सकती है? जैसे IPL है, तो वॉलीबॉल का बहुत क्रेज है रूरल एरियाज में, कई जगह अर्बन एरियाज में, तो क्या कमी की वजह से हमारे यहाँ प्रोफेशनल लीग डेवलप नहीं हो पा रही? नहीं, देखिए, जो लास्ट प्रो वॉलीबॉल लीग हुआ वो वॉलीबॉल की एक नई युग की शुरुआत थी। उसके अंदर जो हाईएस्ट प्लेयर था पंजाब का, उसको 12 लाख रुपए मिले और वो फर्स्ट जो वॉलीबॉल लीग था। अभी फेडरेशन के कुछ लोग जो फेडरेशन के अगेंस्ट जो गतिविधि कर रहे हैं, मैं उन सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि वॉलीबॉल किसी के घर का नहीं है, वॉलीबॉल हिंदुस्तान का है, वॉलीबॉल प्लेयर्स का है। आप सभी इकट्ठे होकर के वॉलीबॉल के लिए काम कीजिए, आप इसके ऊपर राजनीति मत कीजिए, क्योंकि अगर वॉलीबॉल लीग होगा उसमें प्लेयर्स को पैसे मिलेंगे, प्लेयर्स को पैसे मिलेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन जब बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस अपने आप ऊपर आ जाएगी। हम लोग ओलंपिक की बात वहाँ कर सकते हैं, ओलंपिक मेडल की बात वहाँ कर सकते हैं। आज हम अपने भाषणबाजियों के अंदर हम ओलंपिक टारगेट हमारा ये है, एशियन गेम का टारगेट हमारा ये है, वर्ल्ड चैंपियन का टारगेट हमारा ये, टारगेट ऐसे कभी अचीव नहीं होते। टारगेट अचीव होते हैं प्लानिंग से, लॉन्ग प्लानिंग से। एक प्रो वॉलीबॉल लीग जो है उस प्लानिंग का एक हिस्सा है। तो मेरे सभी वॉलीबॉल के जितने भी अधिकारी हैं जो एंटी सोशली, जो एंटी एक्टिविटी कर रहे हैं आज फेडरेशन के हैं साथ, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी इकट्ठे होकर के इस प्रो वॉलीबॉल लीग के ऊपर काम कीजिए और बच्चों को हेल्प कीजिए और हिंदुस्तान को हेल्प कीजिए। भाई साहब, आप अपना होटल इंडस्ट्री में तो काफ़ी बिजी भी रहते हैं, तो इसके बावजूद भी आप अभी वॉलीबॉल के साथ जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल, वॉलीबॉल मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये तो मेरी है, आप ये लगाओ कि सेकंड है। वॉलीबॉल जब भी मेरे को वॉलीबॉल का चांस मिलता है कुछ भी करने के लिए, मैं उसके लिए सबसे पहले तैयार होता हूँ। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अमीर सिंह जी का, और आप लोग स्पोर्ट्स गांव के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर कहानी अपने आप में एक मिसाल है। तो इसलिए कोई कहानी आपसे मिस ना हो जाए तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।